वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रिक्वेस्ट की जो हमारे सब्सक्राइबर ने की है कि हमें डार्क ट्रूथ के बारे में बताएं और डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताएं, डेटिंग कल्चर के बारे में। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा लंबा वीडियो रखेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि एवोल्यूशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो देखो, हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर रिलीजन अपनी कहानी गाता है, तो उसे छोड़ दो। हम साइंटिफिक ले लेते हैं जो थियोरी है उसके बारे में एवोल्यूशन की। ठीक है, तो अगर हम आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाएं, ठीक है, मान लो हम बंदर थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम जंगल के कानून आज हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जानवर जो हैं वो क्या करते हैं कि मेटिंग सीजन में साथ में आते हैं। उसके बाद जो मेल है वो चला जाता है और फीमेल जो है वो अंडों के साथ या बच्चों के साथ रह जाती है। अब क्योंकि जानवरों के बहुत सारे बच्चे होते हैं एक साथ, तो उसमें क्या होता है कि सबका सर्वाइव करना ज़रूरी नहीं होता, कुछ सर्वाइव कर जाए उतना काफ़ी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब इवॉल्व हो रहे थे हम, जब पानी से हम बाहर आ रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे और धीरे धीरे करके हम जो है जिसे हम कहते हैं सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर जब हम बने, तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी, कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है। सारे एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए ताकि मेक श्योर किया जा सके कि सेंटिएंट जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों पे लोग सर्वाइव करते हैं। तो कुछ पक्षी हैं, कुछ मछलियाँ हैं, तो कुछ जो है मैमल्स हैं। राइट, अब इसमें क्या होता है कि शुरू में क्या होता था कि एक ही सेल है, ठीक है, मतलब एक ही जेंडर है और वही बच्चे देता है और उसी को सारी चीज़ें करनी है। ये बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है, तो अब उसे अंदर जो बच्चे हैं उसे भी संभालना है और उसे हंट पे भी जाना है। ये बड़ा मुश्किल काम था। तो हमने क्या करा, हमने जेंडर को डिवाइड कर दिया दो में। ठीक है, अब एक का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, ठीक है, हंट करना और खाना लेके आना और उसे बचाना। और दूसरे का काम है कि बेबी को जो है वो सेफ़ इन्वायरमेंट देना ताकि वो नर्चर कर सके और वो उसे जो है अच्छा इन्वायरमेंट देना ताकि वो बढ़ सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब ये दो हमने बांट लिए काम। मेल का काम हो गया प्रोटेक्ट करना, सर्वाइव करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, और फीमेल का काम हो गया कि बच्चे की हेल्प करना, उसे नर्चर करना, उसे बड़ा करना। ठीक है, अब ये दो काम हो गए। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारी हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमें पता चला कि भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता, तो हमने उसमें काम ऐसे डिवाइड कर लिया कि देखो भाई ऐसा करो कि आदमियों को हमने वो कैपेबिलिटी, वो सलाहियत दे दी कि तुम जितने चाहो बच्चे पैदा करो। इसलिए हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा होता है। हम प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, प्रोवाइड करने के लिए हैं, तो हमारा अग्रेशन, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। हमारी हमारी जो जैसे बोलते हैं ना सेक्स के बारे में जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वो कई ज़्यादा है फीमेल के मुकाबले। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, और फीमेल को ये काम दिया गया कि तुम जज करो कि कौन सा डीएनए वो है जो सही है, जो आगे जाने लायक है, वरना उसे आगे मत जाने दो। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि फीमेल जो है वो आपको आपकी बात सुन के जज नहीं करती, वो आपके हाव भाव देख के जज करती है, आपको स्टडी करती है। ठीक है, एनालाइज करती है। तो इसीलिए यहाँ से आती है पीकॉक, जो टर्म है ना पीकॉकिंग, वो यहाँ से आती है कि एक पीकॉक है जिसके फेदर्स हैं इतने बड़े, वो हेल्दी है, वो केपेबल है, वो नाच रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो ये बता रहा होता है फीमेल को कि देखो मैं इतना हेल्दी हूँ कि मेरे सारे जो जो फेदर्स हैं वो सही हैं, मैं अच्छा हूँ, केपेबल हूँ, स्मार्ट हूँ और जो है टफ़ हूँ। मैं इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी दूर से दिखने के बाद भी मैं अभी तक किसी का शिकार नहीं बना। ठीक है, तो ये सब वो उसे दिखा रहा होता है फीमेल को, और फिर फीमेल कहती है हाँ ये सही है भाई, ये अच्छा मेट है, तो फिर इसका जीन जो है वो, इसकी जो डीएनए है उसे आगे जाने दो, नेक्स्ट जनरेशन में जाने दो, फिर वो उसे सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन के हिसाब से इस तरीके से काम करता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि तीन चीज़ें हो गई हैं। एक होता है हुकअप, एक होता है जिसे हम कहते हैं डेटिंग रिलेशनशिप, और एक होता है मैरिज। ठीक है, अब ऐसे समझो, हुकअप का मतलब ये होता है कि उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि हम शाम में मिले थे पार्टी में, डिस्को में, कहीं भी, और हमने रात साथ बिताई और सुबह हम अलग हो गए, लेस देन 24 आवर्स, ये हुकअप हो गया। ठीक है, डेटिंग जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, वो मे बी फॉर कपल ऑफ वीक्स, मे बी कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, और जो भी है उसमें भी अलग अलग जो है वेरिएशंस होते हैं, ओपन रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आती है मैरिज। मैरिज मतलब सबसे लंबा, टिल डेथ। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जो लड़की चाहती है। देखो, हुकअप में लड़की चाहती है बायोलॉजिकल,
यानी कि उसकी बायोलॉजिकल अर्जेस है और वो चाहती है कि वो नीड पूरी हो, तो वो बायोलॉजिकल देखती है, यानी कि आदमी कितना बायोलॉजिकली स्ट्रांग है, केपेबल है, लंबा है, जो है खूबसूरत है, उसका डीएनए कैसा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। जब वो डेटिंग के लिए देखती है ना, तो वो ये देखती है कि बायोलॉजिकल जो है, अगर वो टॉप पे था ना 100 आउट ऑफ 100, तो अब वो 50 भी होगा या 70 भी होगा, 60 भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है, ये ठीक है बायोलॉजिकल। लेकिन इसके साथ साथ उसका स्टेटस, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो इमेज है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डेटिंग के लिए हो गया। मैरिज के लिए इसका अपोजिट होता है, उसकी बायोलॉजिकल कम भी होगी लेकिन उसका रिसोर्सेज ज़्यादा हो, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, तो उससे शादी हो जाएगी उसकी। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, बायोलॉजिकली जब वो हुकअप के लिए ढूंढती है तो वो बैड बॉय ढूंढती है, जब वो डेटिंग के लिए ढूंढती है तो वो थोड़ा डिसेंट आदमी ढूंढती है जो कि बैड बॉय टाइप भी हो लेकिन वो पढ़ा लिखा भी हो, थोड़ा अच्छा भी हो, राइट, एक लाइफस्टाइल दे सके। मैरिज के लिए वो ढूंढती है अंकल टाइप का जो कि सरकारी नौकरी वाला हो, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल, ठीक है। तो चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल नीचे जाता जा रहा है और रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी आगे जाती जा रही है, सेफ्टी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये 3 स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें वो डिमांड कर रही है, ठीक है। अब इसमें आप ये समझो कि अभी अपन बात करते हैं डेटिंग मार्केट के बारे में। डेटिंग मार्केट क्या है वो समझो। मार्केट का बेसिकली मतलब ये होता है कि बहुत सारे खरीदार हैं और बहुत सारी चीज़ें बिकने के लिए आई हुई हैं। जब सब एक जगह जमा होंगे तो उसे कहते हैं डेटिंग मार्केट, ठीक है। अब डेटिंग मार्केट आज से नहीं है, डेटिंग मार्केट हमेशा से था, हमेशा से था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि पहले ये होता था कि भाई गोरिल्ला है, उसने सारे मेट्स को हरा दिया, सारे मेल जो हैं उसे हरा दिया, अब जितनी भी फीमेल है वो सब उसकी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, अब थोड़े हालात चेंज हो चुके हैं और हम में ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली जाते हैं और हम दिखाते हैं मार्केट में जाके कि हमारी वैल्यू कितनी है। वैल्यू कहाँ से आती है? वैल्यू आती है रिव्यूज़ से, डिमांड से, कि मतलब कितने लोग डिमांड कर रहे हैं मेरे लिए, यानी कि मेरे पीछे ऑलरेडी कितनी लड़कियां हैं, मैं कितनी लड़कियों को डेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझ में कितनी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दिखाएंगी कि मेरी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या चेंजेस आए, उसमें ये चेंजेस आ गए कि पहले ऐसा होता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी और को जानते हो, वो किसी और को जानता है, हम ऐसे मिलते थे, ठीक है। अब हम ऐसे मिलते हैं कि हमारे पास फ़ोन है तो मैं यहाँ से बैठ के किसी से भी कनेक्ट हो सकता हूँ ग्लोबली, ठीक है। अब देखो लड़का और लड़की की वैल्यू समझो। लड़की की वैल्यू आती है उसकी खूबसूरती से, उसकी एज से, उसकी वूम से। लड़के की वैल्यू आती है उसकी बायोलॉजिकली वो कितना स्ट्रांग है, उसके पास रिसोर्सेज कितनी है, वो कितना केपेबल है, उसका स्टेटस क्या है, उसके पास पावर कितना है। इन सारी चीज़ों से लड़के की वैल्यू आती है। लड़की अपनी वैल्यू के साथ पैदा होती है और अगर वो पैदा नहीं हुई वैल्यू के साथ तो उसका कुछ नहीं हो सकता। और लड़का जो है वो कैसे भी पैदा हुआ हो, अगर वो मेहनत करे, डेडिकेशन दिखाए, तो ज़्यादातर जनरली चांसेस ये होते हैं कि वो आगे बढ़ सकता है, वो अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, भले थोड़ी बढ़ाए ज़्यादा बढ़ाए, वो बढ़ा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब मार्केट में ख़रीदार आते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई देखो ये 100 लोग हैं मेरे पास, 100 में से मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा कि ये 30 बजे, फिर ये 20 बजे, फिर ये 10 बजे, अब उनमें से मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक लाइन होती है, इनविजिबल एक लाइन होती है। उस लाइन के अगर तुम नीचे हो तो लड़कियां तुम्हें नहीं दिख रही, ये हो गए 70-80% लड़के। अगर लाइन के तुम ऊपर हो तो वहाँ से फिर सिलेक्शन शुरू होता है, ठीक है। तो अब लाइन के ऊपर होने के लिए तुम्हारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारे लुक्स वैसे होने चाहिए, तुम्हारी हाइट, ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तुम्हारे पास पैसा सफिशिएंट होना चाहिए, तुम्हारे पास स्टेटस होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लाइन को तुम्हारे एक लेवल पे लाती हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव हो सकती है। अब इसमें क्या है कि ये लाइन के ऊपर जो लड़के हैं ना, उसमें मान लो पहले 1000 लड़के थे, 2000 थे या 10,000 थे मान लो, ठीक है, डेटिंग साइट या किसी की भी बात करें। अब उस थ्रेश होल्ड के ऊपर जो लड़के आ रहे हैं ना, वो मुश्किल से होंगे 10,000 में से होंगे मुश्किल से लेस देन 100-200 ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम होते हैं। तो मतलब टॉप 20%, ठीक है। डेटिंग साइट पे जो टिंडर का रिजल्ट आया था वो ये था कि 4.5% लड़कों को लड़कियां रिस्पॉन्ड करती हैं, 4.5, यानी कि 10,000 में से अगर अपन निकालें तो मुश्किल से वो 10,000 में से होगा मेरे हिसाब से 450 कुछ ऐसा होगा। अब उसमें क्या है कि वो जो लड़के ऊपर आ गए हैं उनके साथ ये है कि अब उसमें से वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस निकालेगी कि मेरे रिलीजन का है कि नहीं है, मेरी एथनिसिटी का है कि नहीं है, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, फिर वो उनमें से छाटेगी, ठीक है, इनमें से नहीं छाटेगी, उनमें से छाटेगी ऊपर जो आ गए। अब ये इसमें क्या होता है कि लड़के क्या करते हैं गलती कि जब वो मार्केट के अंदर जाते हैं ना, तो वो उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो थ्रेशोल्ड से नीचे है, वो उस प्रोडक्ट को लेके पहुंच जाते हैं। फिर वो चिल्ला के आवाज़ लगाते हैं कि अरे कोई है, कोई ख़रीद लो, कोई आता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं है,
भाई मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो तुम्हारे पास मॉडर्न एजुकेशन की वजह से तुम्हारे पास कोई स्किल सेट नहीं है, तुम्हारे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास बेसिक सोशल स्किल भी नहीं है, ठीक है। तो अब तुम ये लेके पहुंच रहे हो compete करने उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल सेट है तुमसे। लड़की को यहीं से बैठ के दुबई का शेक मिल रहा है, हाँ वो हुकअप के लिए है, लेकिन फिर भी उसका जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो तो वहाँ पहुँच गई है। अब तुम उसके नज़दीक भी नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। और जैसे जैसे उसमें क्या होता है कि लड़की की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो से मतलब है, मतलब वो तो बॉर्न हुई है उसके साथ, लेकिन वो रियलाइज़ होते होते उसको 18 ईयर्स लगेंगे, उससे पहले, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। तो 18 के बाद वो टॉप पे होती है, और 18 से मान लो वो 30 के नज़दीक पहुँचते पहुँचते वो टॉप पे ही रहती है, ठीक है। अब वहाँ से फिर जो गिरना शुरू होती है ना उसकी वैल्यू, तो बहुत एक्सट्रीम गिरती है वो। तो जब वो 30 के आसपास पहुँच जाती है ना, फिर वो भले वो पहले मिलीनियर्स के आसपास घूम रही हो, अब वो डिसेंट लड़का ढूंढती है जो कम से कम 1-8 लाख रुपए कमाता हो महीना। मिलीनियर्स से वो यहाँ आ गई है, इतना एक्सट्रीम फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले तो लड़की बिल्कुल हाई फाई लोगों में घूम रही थी, ठीक है, अपना एंजॉय कर रही थी। बाद में उसने एक नॉर्मल से लड़के से शादी कर ली, और उस लड़के ने भी शादी कर ली ये सोच के कि भाई ठीक है मिल तो रही है, ठीक है, मतलब उस लेवल की लड़की तो मिल रही है, नहीं तो अपना तो वो भी नहीं मिलना था, ठीक है ना। तो वो सेटल कर जाता है लड़का। अब बात करते हैं अपन डेटिंग के डबल स्टैंडर्ड्स और उसके डार्क ट्रूथ्स के बारे में। तो देखो डबल स्टैंडर्ड्स बेसिकली ये होते हैं कि डेटिंग मार्केट के अंदर डबल स्टैंडर्ड ये है कि लड़की कभी सामने से आके तुमसे बात नहीं करेगी, लड़की जो है तुमसे पैसे खर्चा करवाएगी, लड़की जो है तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाएगी, लड़की जो है सेक्स को एज अ वेपन यूज़ करेगी, लड़की जो है तुम्हें मैनिपुलेट भी करेगी, तुम्हें वो मतलब तुम उससे पूछ नहीं सकते कि वो कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, ठीक है। ये सारी नाटक वो दिखाएगी तुम्हें। 1700 मतलब आप समझो 17 तो बिल्कुल मतलब आप मान के चलो कि वो नौटंकी करेगी, ठीक है, अलग अलग हरकतें करेगी वो। अब उसमें क्या है कि तुम वो चीज़ें नहीं कर सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है। अब लड़के इस बात से नाराज़ हो रहे हैं कि भाई देखो एक तरफ तो तुम ये कह रही हो कि भाई हम और तुम एक बराबर हैं, इक्वल, और फिर उसके बाद तुम ये कह रही हो कि भाई मेरे टाइम के लिए तुम पैसे दो, मेरा टाइम वैल्यूबल है। तो अभी तो तुम कह रही थी बराबर है, इक्वल है, अब तुम फिर ऊपर कैसे हो गई, ठीक है। तो ये गैप आ रहा है, और इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि लड़के जो हैं बड़े ही लॉजिकल होते हैं, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई या तो ये है कि तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ और मुझे पे करना चाहिए। अब जब तुम कह रही हो कि मैं और तुम इक्वल हैं, तो फिर मैं पे क्यों कर रहा हूँ, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। तो इसलिए लड़के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अब डार्क ट्रूथ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डार्क ट्रूथ के बारे में ये है बात कि हमें एक पर्सपेक्टिव में बड़ा किया जा रहा है। बॉलीवुड देख के, गाने देख के, बॉलीवुड इज़ दी बिगेस्ट सिम्प मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। और नाइस गाय जो आता है ना वो वहीं से आता है, ठीक है। लड़की जो है वो महान है, वो देवी है, और मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो वहाँ से निकल रहा है। दूसरा उसका इन्फ्लुएंस ये है कि उसकी टीचर जो कि फीमेल है, उसकी कज़न्स जो बड़ी हैं जो उसे बता रही हैं कुछ चीज़ें, और उसकी मदर, तो उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो डिफरेंट है, उसे कुछ और चीज़ बताई जा रही है और रियलिटी कुछ और है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से लगता है कि यार ये तो डार्क ट्रूथ्स हैं, मतलब लड़कियां जो हैं वो तो ये भी करती हैं वो भी करती हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये तो लड़कियां तो बड़ी बुरी होती हैं, तुम्हें नहीं पता था, लेकिन रियलिटी वही है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है। अब इसमें हम डबल स्टैंडर्ड और डार्क ट्रूथ को दोनों को मिला के बात करें तो बात ये बनती है कि पहले तो हमें ये सिखाया गया था कि भाई लड़का जो है वो अलग है और लड़की जो है वो अलग है, तो हम उस हिसाब से देखें तो हाँ मुझे पे करना चाहिए, लड़की पे मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये सारी चीज़ें सब अपनी जगह बराबर हैं। लेकिन लड़कियां खुद ही लड़ाई कर रही हैं कि नहीं हम इक्वल हैं। अब जब हम इक्वल हैं तो भाई फिर तुम मुझ पे क्यों हाथ उठाओगी, मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, और फिर उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं तुम हाथ नहीं उठा सकते। तो ये लड़कियां क्या कर रही हैं कि इक्वालिटी के चक्कर में जब हमने सारी दुनिया बना दी, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड आ गया, सब सारी चीज़ें आ गई हैं कंफर्ट की, अब वो इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं, और इक्वालिटी के साथ साथ वो प्रिविलेज चाहती हैं, और वो उसी के साथ साथ कहती हैं कि भाई इक्वालिटी तो हमें चाहिए लेकिन लड़के जो हैं वो बहुत बुरे हैं, मैन शुड डाई। तो अब लड़के पलट के ये जवाब देने लगे हैं कि भाई देखो अगर तो हम इक्वल हैं तो फिर सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, फिर तुम ये डबल स्टैंडर्ड नहीं खेल सकती, ठीक है। तो अब इसलिए लड़के जवाब दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे थे लड़के, पहले वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है हम अलग हैं तुम अलग हो, तो ठीक है ये बात सही समझ में आ रही है। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद जाती है कि लड़के अपनी वैल्यू नहीं रिकग्नाइज करते हैं। डार्क ट्रूथ की जो बात है, भाई लड़कियां केपेबल हैं, केपेबल ऑफ मच वर्स देन यू कैन इमेजिन, ठीक है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, और ये बात फैक्ट है, और ये कई बार जो है विजुअली मतलब वीडियो एविडेंस के साथ प्रूफ की जा चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मान लो एक इंस्टाग्राम मॉडल है, उसे दुबई बुलाया गया, उसने 10 ऐसी हरकतें करी जो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा सुन के, और वीडियो एविडेंस के साथ वो खुद बोल रही है, ठीक है।
तो ये होता है। अब हर लड़की जो है वो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है बड़े होते वक्त, उसके फादर, उसकी मदर, सारी चीज़ें सही जगह होनी चाहिए। वरना क्या होता है, क्या डेटिंग की वजह से जब वो 10 लड़कों के साथ डेट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हर एक रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। हर एक बैड एक्सपीरियंस के साथ लड़की जो है वो थोड़ी सी शैटर होती है। ग्लास को इमेजिन करो, वो ग्लास पे जो है ना धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। जितनी ज़्यादा वो रिलेशनशिप से गुजरेगी अलग अलग लड़कों के साथ, वो सारी दरारें उसमें आती जाएंगी, और जब वो फाइनली मैरिज के लिए आएगी तो वो सारी दरारें वो अपने साथ लेकर आएगी, वो सारे क्रैक्स अपने साथ लेकर आएगी, इमोशनल बैगेज। और लड़कियां बायोलॉजिकली ऐसे इवॉल्व हुई हैं कि अगर वो बहुत सारे लड़कों को चांसेस देती हैं तो फिर वो एक डीप बॉन्ड नहीं बना पाती एक लड़के के साथ। ये भी फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। सबसे इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निकल के आ रही हैं वो ये है कि एक चीज़ तो ये है कि हमारे दिमाग में जो इमेज बनाई गई है लड़कियों की वो गलत है, और मैन क्योंकि लिटरल होते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है, अगर ये इमेज है तो फिर ये मैच क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, और हमें अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है और क्या क्या हमारी वैल्यू है। हम ऐसे ही पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, और फिर हमारा कुछ होता नहीं है उस मार्केट के अंदर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू रिकग्नाइज करने की, तो देखो कोई भी लड़की हो और कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, ठीक है। अब तुमने जाकिर खान का वीडियो देखा होगा, कॉमेडी जो आती है, स्टैंड अप कॉमेडी है, उसमें उसने एक बार कहा था कि भाई तुझ में किस बात का घमंड है। लड़की लड़के से पूछ रही है कि तुम में किस बात का घमंड है। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना नैरेटिव चल रहा है, लड़के रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि भाई हमें तो घमंड होना चाहिए ना, तुम्हें किस बात का घमंड है, ये तो हमें पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि जो वर्ल्ड जो हमने बनाया है ना वो हमने बनाया है बे, हम मतलब लड़के। ये पूरी जो इन्वेंशंस वगैरह सब हुई हैं, जो वर्ल्ड हमने बनाया वो हमने बनाया है, तो हमें घमंड नहीं होना चाहिए। एक लड़की एक लड़के को जब जब सिलेक्ट करती है तो वो उस लड़के को सिलेक्ट करती है जो उससे ज़्यादा लंबा हो, उससे ज़्यादा स्मार्ट हो, उससे ज़्यादा हैंडसम हो, उससे ज़्यादा केपेबल हो, उससे ज़्यादा एजुकेटेड हो, उससे ज़्यादा रिसोर्सफुल हो, और है ना उससे ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा हर एक पैरामीटर में ज़्यादा हो, बेहतर हो, उस लड़के को लड़की सिलेक्ट करती है। तो घमंड तुम्हें किस बात का है? फिर घमंड तो मुझे होना चाहिए ना। तो क्यों? क्योंकि मैं रियलाइज़ ही नहीं कर रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड क्या है और मुझे कैसे देखना चाहिए इन चीज़ों को, समझे? तो ये मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए, अच्छा लगे, और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा छोटा हो, लेकिन फिर भी वो बहुत लंबा हो गया। तो एनीवेज़ हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और आई होप कि आपको सर जिन्होंने सवाल पूछा था उन्हें बहुत सारे जवाब मिले होंगे, और इसके बाद भी हम आगे टॉपिक पे बात करते रहेंगे तो और भी बातें निकलेंगी, ठीक है। फिलहाल इसे यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। बाय बाय।